कर गुड इवनिंग। आप सबका स्वागत है RWA के हिंदी के नीट JRF के इस कक्षा में। उम्मीद है सारे लोग आनंद होंगे, खुशहाल होंगे और पूरी ऊर्जा से भरे हुए होंगे इस क्लास के लिए। और सारे लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। आज के दिन फरवरी बसंत का दिन है। बसंत मतलब आ चुका है। तो ये बसंत के मौसम में हम लोग भाषा के पाठ्यक्रम से रूबरू हैं और हमारे दोस्त जल्द से जल्द कक्षा से जुड़ जाएं ताकि हम लोग अगली कक्षा का एक छोटा सा, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास है तो इसमें मैं रिकैप यानी पिछली कक्षा का एक पुनरावलोकन जरूर करवाता हूँ ताकि आपको एक फिर से पिछली कक्षा का स्मरण हुआ है वो आप रिट्रीव कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। और तमाम नोट्स मैंने आपके लिए बना दिए हैं और हमसे जुड़ चुके हैं साइमा जी, अस्सलाम वालेकुम आपको। आकाश चौधरी जुड़ चुके हैं, बहुत अच्छा। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई भी दिक्कत आपको हो, नोट की ज़रूरत हो और किसी भी तरह की ज़रूरत हो तो आप हमसे बोल सकते हैं, क्योंकि मेरा मकसद है अच्छे से अच्छा आपको एक गाइडेंस देना, अच्छे से अच्छे आपको पढ़ाना। आपको जो भी हो सकता है कि मैं आपकी आवश्यकताओं को न जान पाऊँ तो आप मुझे बता दें तो मैं वादा करता हूँ उसको ज़रूर फॉलो करूँगा। आपने नोट्स की डिमांड की थी तो नोट्स भी सारे मैं बना चुका हूँ आपको। और यही नहीं, ये जो टाइप नोट्स है उसके अलावा भी हैंड रिटन नोट, जो कि लास्ट मिनट में ये एक विस्तृत नोट है 10 पेज का, तो इतना समय नहीं होता। अभी आप इसी नोट से पढ़ें क्योंकि अभी विस्तार से पढ़ने की ज़रूरत है। आज का तो नाम ही आज के कक्षा का आधुनिक आर्य जो भाषाएं हैं उनका जो भौगोलिक विस्तार है उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो विस्तार से इसको पढ़िए अभी, और जब आपकी परीक्षा यानी जून में करीब आ जाएगी तो उसके लिए मैं आपके लिए हैंड रिटन नोट अपने हाथ से खुद मैं तैयार कर रहा हूं, जो कि लास्ट मिनट में आपके बहुत काम आएगी। उसमें सारा सार संक्षेप होगा। बहुत राधे राधे कल्याण सिंह जी, कल्याण सिंह यादव जी, बड़ा अच्छा लगा, आपका नाम बड़ा खूबसूरत है। सबका कल्याण हो आपका आगमन के साथ। तो कोई भी कल्याण जी हो या साइमा मैम हो, किसी तरह की आप ज़रूरत हो तो बेहिचक यहाँ आप बताएं। मैं आपके एक एक कमेंट को पढ़ता हूँ और उसको रिस्पॉन्ड करने का, उसका प्रत्युत्तर देने की कोशिश करता हूँ। तो आप आज हम लोग चलते हैं, एक पुनरावलोकन कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं अब तक हम लोगों ने पढ़ा। और ये मान के चलिए कि कुछ लोगों ने कहा कि नहीं सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ, आगे बढ़ गया, ऐसा नहीं है। वो डेमो क्लास अलग था, लेकिन ऐप पर जो क्लास है पूरी तरह सिस्टमेटिक, स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू सिलेबस है। पाठ्यक्रम पूरा मेरा रटा हुआ है, आप किसी को पूछ लीजिए, मेरे पूरा कंठस्थ है। इसलिए मैं पाठ्यक्रम के अनुसार, पाठ्यक्रम यही आर्य भाषाओं से शुरू होता है। और इसको संक्षेप में आप समझ लीजिए कि जो हिंदी भाषा है, इतिहास यानी काल में उसका क्या विस्तार है, और दूसरा भूगोल में इसका, यानी उसका इतिहास और भूगोल पढ़ना है। तो अब तक हम लोग उसका इतिहास पढ़ चुके हैं और आज की कक्षा में क्या पढ़ेंगे, भूगोल। तो इसी इतिहास का एक बार बहुत स्वागत है। निशा जी गुड इवनिंग, आपको शुभ संध्या सब लोगों को। तो ये आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, भूगोल। हिंदी का भूगोल क्या है, यानी क्षेत्रीय विस्तार क्या है, किस क्षेत्र में कैसी हिंदी बोली जाती है। हर जगह एक ही हिंदी नहीं बोली जाती, कहा जाता है कि कोस कोस पे बदल जाती है वाणी। जैसे 3 कोस पर पानी बदलता है तो कहा जाता है 1 कोस पे वाणी, यानी बोली है वही हिंदी, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत
अंतर आ जाता है तो उसको अलग बोली, जैसे अवधि, अवधि से आगे जाएंगे भोजपुरी आ जाएगी, उससे भी आगे जाएंगे तो मैथिली आ जाएगी। तो ये बोलियों का विस्तार कहाँ कौन सी बोली बोली जाती है हम लोग ये देखेंगे, ठीक है। तो आज के कक्षा में या 4 बैच में ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें आप लोग। तो हम लोग ये यहाँ से चलते हैं। ये आर्य भाषाओं का संपूर्ण विकास क्रम हम लोगों ने देखा था, उसको एक रिकैप कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ये तो प्राचीन काल में 1500 से 500 ईस्वी, और ये मोटा मोटी है। एक बात याद रखें हमेशा, क्या होता है कि जो कठिन सवाल होता है उसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूजन का क्या कारण है कि हम लोग जो दिया उसको लकीर के फकीर, जैसे हम लोग बताते हैं कि लौकिक जो संस्कृत है उसका काल 500 ईस्वी तक है, उसके बाद महात्मा बुद्ध आ जाते हैं, आपको मालूम है 563 ईस्वी पूर्व उनका जन्म होता है। तो ये 6ठी शताब्दी जैन, महावीर जैन और बुद्ध का काल है। और जैन और बुद्ध के काल में उन लोगों ने यानी जैनों ने प्रकृत और पाली भाषा को बौद्धों ने अपना लिया था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि संस्कृत खत्म हो गई, संस्कृत अनवरत उसमें ग्रंथ लिखे जाते रहे। ये भवभूति, शंकराचार्य 8वीं शताब्दी करीब करीब, तो ये लोग तो संस्कृत में ही लिख रहे थे। तो इस तरह की भ्रांत धारणा नहीं रखनी चाहिए कि एक भाषा आने के बाद दूसरी भाषा बिल्कुल खत्म हो जाती है। आज भी हम लोग संस्कृत पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, संस्कृत विश्वविद्यालय है, संस्कृत भाषा की पढ़ाई बिल्कुल छोटी कक्षाओं में भी होता है ना। रुचिरा करके एक टेक्स्ट बुक चलता है, आप देखेंगे। तो ये ऐसा ना मान के चले कि कोई भाषा बिल्कुल खत्म हो गई, लेकिन एक भाषा जो है ज़्यादा प्रमुख हो जाती है और दूसरी भाषा क्या हो जाती है, गौण हो जाती है। यानी बुद्ध आए तो पाली को थोड़ा ज़्यादा जगह मिल गया है ना। जो संस्कृत का बोलबाला था वैदिक काल में वो थोड़ा खत्म हुआ, लेकिन बिल्कुल खत्म नहीं हुई। हाँ, ये बात याद रखनी है। तो आपको उत्तर देने में आपको दिखाई नहीं दे रहा है ना ये, ठीक ठीक है, इसको मैं बड़ा करता हूँ। अब दिखाई दे रहा है साइमा जी, अब दिखाई दे रहा है? कृपया कमेंट करके बताएं। नेहा, नेहा जी दिखाई दे रहा है आपको या और बड़ा करूं इसे? हाँ, मैंने जूम किया है अदिति, आप देखो आपको आ रहा है? देख पा रहे हो आप? अब मैंने इसे बड़ा कर दिया है आपके लिए। आवाज आवाज आ रही है? मैंने माइक को भी ठीक कर लिया है ना। ये काल का है, ये संक्षिप्त आपके लिए नोट्स है, ठीक है। इसको ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, इसी को मैं आपको बताना चाह रहा था। तो ये एक आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। आप मुझे बताएं, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? रिस्पॉन्स ये होता है। कृपया बताएं, ये नीचे है, इसको नीचे कीजिए कमेंट को। ठीक है, धन्यवाद आपका बताने के लिए, है ना। तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसी का थोड़ा पुनर्लोकन कर रहे हैं, ठीक है। कि ये जो संस्कृत का काल है, कुछ कंफ्यूजन है, मैं आपको दूर कर दे रहा हूँ कि संस्कृत का काल आप देखेंगे कि इस नोट्स में लिखा हुआ है 1000 ईस्वी तक। आप बताएंगे कि अरे 1000 ईस्वी तक तो वो क्या पाली, प्रकृत और अपभ्रंश आ चुकी थी, अभी तक क्या अपभ्रंश। तो ये सारी भाषाएं बिल्कुल बाउंड्री नहीं होता है, एक साथ चलती रहती है, बहुत कॉमन बात है।
अब देखिए पंजाबी भी बोली जा रही है, हिंदी भी बोली जा रही है एक ही साथ। भूगोल, इसीलिए भूगोल जानना ज़रूरी है कि एक ही साथ अलग-अलग क्षेत्रों में बोलियाँ बोली जाती रहती हैं, है ना? एक ही साथ। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आप उसको नोट करते जाइएगा, मैं नोट टाइप का लिखवाते जाऊँगा हाथ से ही। तो ये आपको ये नोट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। नोट के लिए जो लिखा हुआ है, मैं जो लिख रहा हूँ वो भी। ये सारा इतिहास के बारे में है, देखिए। ये आर्य भाषा का इतिहास है। बड़ा कर दीजिए, जूम कहाँ से होते हैं, है ना? तो इसमें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसी का ये नोट्स है। इससे इन सारी उदित, मध्य देशीय, प्राच्य, दक्षिणात्य, तो ये सब पहले ही आपको डिस्कस किया जा चुका है। और इस नोट्स को आप पढ़ें, कोई भी दिक्कत हो तो ऐसा नहीं कि वो उससे आगे बढ़ गए तो फिर उसको नहीं बताया जाएगा, आपको बताया जाएगा। लेकिन आज का क्या है पाठ्यक्रम हमारा, तो आज का पाठ्यक्रम भौगोलिक, इसलिए आज का पाठ्यक्रम हम लोग शुरू करते हैं नक्शे से। ये नक्शा जो है मेरा, हाँ, ये नक्शा थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ। हो रहा है बड़ा, ठीक है। ये नक्शा है भारत का और इसमें अंकित है कि कौन सी भाषा आ, ये इसको और बड़ा करना होगा। इसमें मैं और बड़ा कर देता हूँ, अब दिखाई देगा आपको, ठीक है। ये देखिए, साउथ इंडिया से तो हम लोग को मतलब नहीं है, क्योंकि साउथ इंडिया में हिंदी बोली नहीं जाती है, तो इसलिए नॉर्थ इंडिया है, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है मैं आपके लिए पढ़ दूंगा। नक्शा तो दिखाई दे रहा होगा। तो इस नक्शे में सारी भाषाएं, हिंदी की जो भौगोलिक विस्तार है उसके बारे में, है ना। तो ये भौगोलिक विकास है, मैं लिखता जाऊंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आपका भारत का नक्शा है जिससे आप भली भांति परिचित हैं। कहाँ कौन सी, तो ये प्रदेश क्या है, ये पहाड़ों का प्रदेश है। ये प्रदेश क्या है, पहाड़ है, आपको मालूम है। तो यहाँ कौन सी पहाड़ में भाषा बोली जाएगी, पहाड़ी। यहाँ कौन सी भाषा बोली जाएगी, पहाड़ी भाषा बोली जाएगी। ये जो क्षेत्र मैंने अंकित किया है, यहाँ पहाड़ी भाषा बोली जाती है। यहाँ पे पहाड़ी भाषा का भौगोलिक विकास है। फिर पहाड़ी भाषा में कौन कौन सी भाषा आ जाएगी, नेपाली, यही आपको नोट करना है। दूसरी भाषा कौन सी आ जाएगी, कुमायूनी। तीसरी भाषा कौन सी आ जाएगी, तो जो जो वहाँ जगह है, अगर आपको भूगोल का ज्ञान है तो उत्तराखंड में कुमायूं है, कुमायूं के आसपास में कौन सा है जगह, बताइए। कुमायूं के आसपास में कौन सा जगह है, देहरादून। तो देहरादून में जो भाषा है उसको क्या बोलेंगे, दूनी भाषा। दून एक पहाड़ के निचले क्षेत्र को दून बोलते हैं, इसलिए उसका नाम है देहरादून। और देहरा मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का बाउंड्री। तो वहाँ ये भाषा बोली जाती है, देहरादून। तो जो भी पहाड़ का क्षेत्र है उसके ऊपर उसका नाम दे दिया गया है। और जो कश्मीर का जो पहाड़ी क्षेत्र है उस भाषा को, तो पहाड़ को डोगरा भी बोलते हैं, डूंगर पहाड़ का एक पर्यायवाची शब्द है। हाँ ठीक है, वो मैंने तीर को हटा लिया है ना। तीर कैसे हाँ, ठीक है। तो ये आपका डोगरी भाषा भी पहाड़ी में आएगी। कौन सी भाषा, डोगरी भी जो भाषा है, हाँ, डोगरी भाषा भी किस में आएगी,
डोगरी भाषा भी पहाड़ी भाषा का ही एक रूप है। इसलिए जो कश्मीर की पहाड़ी भाषा है वो डोगरी से मिलती जुलती है। इसलिए उसी की कई कई भाषाएं हैं। हिंदको करके एक भाषा है, वो भी इसी का एक रूप है। लेकिन हिंदको वगैरह पे नेट वगैरह में क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन डोगरी पे आएगा। डोगरी पे क्यों आएगा क्वेश्चन? डोगरी पे इसलिए क्वेश्चन आएगा कि डोगरी 8वीं अनुसूची में शामिल हो गई है। तो इस बात को आप नोट कर लें, ठीक है? इस बात को मैं नोट करवा देता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें कौन है? डोगरी, है ना? डोगरी भाषा, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट है डोगरी भाषा। तो डोगरी भाषा जो है, दिख नहीं रहे, चल नहीं रहे, कहाँ से? यहाँ, है ना? हाँ, अब हो गया, फिर भी नहीं हो रहा है। वो पेन लेना है ना? गड़बड़ हो रहा है क्यों? कहाँ है? कहाँ ये तो पहाड़ी भाषाओं में एक भाषा है डोगरी, ठीक है, जो कश्मीर के पहाड़ों में बोली जाती है। खासकर किस इलाके में? क्योंकि भूगोल पढ़ रहे हैं तो इलाका मालूम होना चाहिए। तो वो जम्मू इलाके में, किस इलाके में है डोगरी भाषा? ये है, नोट कर लीजिए, मैं नोट कर देता हूँ, जम्मू। क्योंकि जम्मू कश्मीर में 2 प्रदेश है। तो जम्मू के इलाके में, जैसे जम्मू का कौन सा जिला है? डोडो जिला है, ठीक है। और वहाँ कौन सा? उधमपुर जिला है। तो पूरा जम्मू करीब करीब, वहाँ कौन सी भाषा? सब जगह डोगरी सब लोग समझ लेते हैं, ठीक है। बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी आपका सहयोग के लिए। तो इसमें आपका स्वागत है। आपको देख के मैं खुश हो जाता हूँ, क्लास में नई एनर्जी आ जाती है। तो इसमें आपका डोगरी भाषा से क्या सवाल आ सकता है? ये 8वीं अनुसूची में है कि नहीं? तो ये 8वीं अनुसूची में है। किस क्षेत्र में बोली जाती है? सिंपल आंसर है, जम्मू क्षेत्र में बोली जाती है। ये कहाँ बोली जाती है? जम्मू क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है, डोगरी भाषा। तो ये पहाड़ी भाषाओं में कुमायूनी है, फिर क्या है? गढ़वाली है, गढ़वाल है ना, पौरी गढ़वाल। तो गढ़वाली, यानी जितना क्षेत्र आपको भूगोल का ज्ञान है तो उसी में ई लगा दीजिए। गढ़वाल में गढ़वाली, बिहार में बिहारी, पंजाब में पंजाबी। ये तो बहुत आसान है। यानी आपको क्षेत्र का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। मिथिला क्षेत्र है तो मैथिली। तो ये इसी तरह से राजस्थान में राजस्थानी बोली जाती है, पूरा राजस्थान उसका क्षेत्र है। फिर गुजराती भाषा गुजरात में बोली जाती है। अब ये याद करने का नहीं है, आपको याद करने का क्या है? जो उससे मिलता जुलता नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए भीली भाषा कहाँ बोली जाती है, भीली भाषा कहाँ पे बोली जाती है, तो वो याद रखना है कि भीली भाषा कहाँ बोली जाती है। मैं एक पेज आपके लिए नया ले लेता हूँ, ठीक है। भीली भाषा यानी जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको नोट करना है, भीली भाषा। तो भीली भाषा कहाँ बोली जाती है? मुख्यतः गुजरात में, गुजरात में। और कहाँ? और गुजरात से सटे राजस्थान का जो हिस्सा है, ठीक है, क्योंकि भील यहीं पाए जाते हैं। एक भील जनजाति है, उसी की भाषा भीली है। तो ये कभी कभी सवाल आता है कि भीली भाषा कहाँ बोली जाती है, तो उसका भौगोलिक विस्तार भीली भाषा का कहाँ है? मुख्यतः गुजरात में। और गुजरात से सटा हुआ जो आपका राजस्थान का हिस्सा है वहाँ भी बोली जाती है।
हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सही बताया आपने। ये गुजरात की भाषा है और गुजरात से जो सटा हुआ हिस्सा है, वहाँ पर भी। इसलिए देखिएगा कि राजस्थान के कई ऐसे इलाके हैं, खासकर माउंट आबू गए होंगे आप, दिलवाड़ा टेम्पल, माउंट आबू घूमने के लिए जाते हैं, तो माउंट आबू के बाद से वो गुजरात का, इसलिए माउंट आबू में भी आपको गुजराती भाषा मिल जाएगी, भिली भाषा मिल जाएगी। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि गुजरात के सबसे बड़े उपन्यासकार पन्नालाल पटेल, लेकिन वो हैं कहाँ के, वो राजस्थानी है, राजस्थान के। राजस्थान का आदमी गुजराती में क्यों लिख रहा है? क्योंकि गुजरात से सटा हुआ जो राजस्थान का हिस्सा है वो गुजराती संस्कृति से प्रभावित है। वहाँ आपको ढोकला मिल जाएगा, सारा कुछ गुजराती जो डिश होता है, फाफड़ा वगैरह मिल जाएगा। तो ये जो निकटवर्ती हिस्से होते हैं कि जहाँ पर एक राज्य की सीमा दूसरे राज्य से लगती है, तो वहाँ पर भाषा का भी संक्रमण होता है। उदाहरण स्वरूप आपको मैंने पहले भी बताया था, मैनपुरी है तो वो मध्य प्रदेश से लगता है, भले ही उत्तर प्रदेश में है। तो उसमें महोबा की जो भाषा है, गढ़ महोबा, जिसका आला उदल और जगनी का परमाल रासों में भी जिसका जिक्र आता है, तो वहाँ पर कौन सी भाषा है? क्योंकि वो बुंदेलखंड बोला जाता है, आपको मालूम है। झांसी उत्तर प्रदेश में है, लेकिन वो भी बुंदेलखंड में है। और मध्य प्रदेश के कई भी हिस्से जैसे मुरैना, ये सब क्या सटे हुए हैं आपके किससे? उत्तर प्रदेश से, आगरा के करीब हैं। तो ये सारे हिस्से, इसलिए एक ज्योग्राफी का ज्ञान, हिंदी का ऐसा भाषा है, हिंदी का ऐसा सिलेबस है कि आपको इतिहास का भी ज्ञान हो जाता है। हम लोग पढ़ते हैं भाई भक्ति काल में कौन राजा था, क्योंकि साहित्य पे तत्कालीन इतिहास का प्रभाव पड़ता है। इसलिए इसे गुरेज ना करें, थोड़ा इतिहास जान ले। काम भर पूरा इतिहास नहीं पढ़ना है, उसी तरह थोड़ा भूगोल जानना आपके लिए मुफीद होगा। तो आप गेस कर पाएंगे कि कौन किससे सटा हुआ है। तो वो सटा हुआ है तो वहाँ वही भाषा बोली जाएगी, ठीक है। और कुछ कुछ सवाल जो होता है, ठीक है, हम आपको बताते जाएंगे कि इस तरह बाकी भाषाओं का ज्ञान मतलब आपको अपने आप हो जाता है। कोई पूछे कि बिहारी भाषा कहाँ बोली जाती है? बिहार में। राजस्थानी भाषा कहाँ बोली थी? राजस्थान में। गुजराती गुजरात में बोली जाएगी। तो ये तो कोई मतलब याद करने की बात नहीं है, स्वतः स्पष्ट है। लेकिन जो स्वतः स्पष्ट नहीं है उसी को याद कर लेना चाहिए। तो एक ये भीली नहीं पता चलता है, तो जहाँ भील पाए जाते हैं राजस्थान। एक और भाषा है वो भी पता नहीं चलता है, हल्बी, ठीक है, हल्बी भाषा। तो इस तरह की जितनी भाषाएं हैं मुख्यतः आदिवासी भाषाएं, जिसका हम लोग को पता नहीं चल पाता ना, क्योंकि ये उस भूगोल से जुड़ी हुई है जिस भूगोल में कौन आदिवासी रहते हैं। तो यह हल्बी भाषा जगदल करके एक जगह है, ठीक है, कहाँ? बस्तर में। इसलिए जगदल बस्तर, ठीक है। ये जो बस्तर जिला है वो कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। ये बस्तर कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में, है ना, जो पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा था। तो ये छत्तीसगढ़ में वहाँ के आम जन द्वारा ये बोली जाने वाली भाषा हल्बी है। तो उसी तरह एक भाषा है गोंडी। कौन सी भाषा है? गोंडी, ठीक है। ये कहाँ बोली जाती है? तो गोंडी भाषा बोली जाती है वही छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में। लेकिन ध्यान देने योग्य बात क्या है कि ये गोंडी भाषा आर्य भाषा परिवार में नहीं है। ये कंफ्यूज करने के लिए पूछ दिया जाता है, इसलिए आपको ये आर्य भाषा नहीं है। आर्य भाषा, गोंडी भाषा वहाँ के गोंड जाति, आदिवासी जाति है। आपको एक पाठ्यक्रम में भवानी प्रसाद मिश्र को पढ़ना है, सतपुड़ा के घने जंगल। तो वहाँ गोंडों का जिक्र आएगा कि सतपुड़ा के घने जंगल ऊँघते अनमने जंगल, जबकि होली पास आती सरसराती घास गाती, गोंड तगड़े और काले बीजपन के बीज पाले। तो वहाँ देखिए गोंड का जिक्र आता है। तो ये जानकारी है होने से आपको भवानी प्रसाद मिश्र की कविता और अच्छे से समझ में आएगी। और वो उधर के ही मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे, तो वहाँ के जंगलों, सतपुड़ा के जंगलों के बारे में लिखा है। तो ये गोंडी भाषा आया था, तो इसका उत्तर क्या था कि ये आर्य परिवार की ही भाषा नहीं है। तमिल भाषा, तो ये जानना आपको काम आएगा जब पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन आर्य परिवार की भाषा नहीं है, तो उसको भी याद रख लेना है, उससे भी सवाल आ रहा है। तो वो है गोंडी भाषा, तमिल भाषा, तेलुगु भाषा, यानी द्रविड़ परिवार की कोई भी भाषा, ठीक है।
तो आप पूछेंगे कि गोंडी किस परिवार में आती है? भारोपीय परिवार में तो नहीं आती है, आर्य भाषा में तो नहीं आती है। तो गोंडी इतनी बड़ी भाषा है कि इसका अपना परिवार है, इसको गोंडी परिवार बोलते हैं। ये अपने आप में एक परिवार है, गोंडी भाषा का, वहाँ के आदिवासी बोलते हैं। तो आपको ये याद रहेगा। हल्बी भाषा क्या है? आर्य भाषा है, आर्य भाषा है। हल्बी भाषा क्या है? हल्बी लेकिन आर्य भाषा है। हल्बी भाषा क्या है? आर्य भाषा, याद रखिए। क्यों ये भाषा का? तो जब भी दो भाषाएं संपर्क में आती हैं, यानी एक गोंडी बोलने वाला आदमी हिंदी के संपर्क में आएगा, तो उससे क्या होता है? जब भी दो भाषाएं, तो नई भाषा का जन्म होता है। इसको क्रियोल बोलते हैं, क्रियोल। नई भाषा का जन्म होता है, जिसको क्या बोलते हैं? क्रियोल। जब दो भाषाएं संपर्क, तो फिर एक नहीं, जैसे नेपाली है, तो नेपाली में वो पुराना जो तिब्बती, नेपाल के लोग तो मंगोलॉयड हैं, फिर वहाँ आर्य भाषा कैसे पहुँच गई? मैंने देखिए लिखा भी है कि नेपाली जो है क्या है? पहाड़ी भाषा है, यानी आर्य भाषा का ही एक जो टाइप है। तो फिर वहाँ कैसे चली गई? तो जब वहाँ के आदिवासियों पे शासन हो गया, जो आर्य भाषी लोगों का, यहाँ के लोगों का, तो वहाँ पे भी लोग अपनी भाषा और आर्य भाषा को मिश्रित करके बोलने लग गए, तो एक नई भाषा नेपाली का जन्म हो गया। उसी तरह गोरखा भाषा भी एक पहाड़ी भाषा है, गोरखा लोग जो बोलते हैं, तो गोरखा लोग की भाषा गोरखाली भी क्या है? आर्य परिवार की ही भाषा। ये याद रखना है, क्योंकि एक सवाल इससे आता है कि आर्य परिवार की भाषा है कि नहीं, निम्नलिखित में कौन सी आर्य परिवार की भाषा है। और ये जो मैंने बात बताई क्यों, इससे आपको समझ में आ जाएगा। आपको किताब में बार बार लिखा हुआ है, किताब का लिस्ट भी इस नोट्स में दिया हुआ है। हरदेव बाहरी, भोलानाथ तिवारी, गियरसन, सुनीति कुमार चटर्जी, ये जितने भाषाविद हैं, तो एक बात का जिक्र करते हैं कि पहाड़ी भाषाओं पे राजस्थानी का प्रभाव है। ठीक है, क्या है? पहाड़ी भाषा, इसको नोट कर लीजिए, मैं लिख देता हूँ। जितनी भी पहाड़ी भाषाएं हैं, जितनी भी पहाड़ी, तो पहाड़ी भाषाओं पे पहाड़ी भाषाओं पे क्या है? राजस्थानी भाषा का प्रभाव है, जितनी भी है। ठीक है, सही बताया आपने। ठीक है, गोंडी जो है छत्तीसगढ़ की भाषा है। अंकिता, बहुत अच्छा। निशा ने अच्छा सवाल पूछा है कि हिंदी के विद्यार्थी को, सब नहीं, सारे सब्जेक्ट का इतना भी कठिन नहीं है आपका रास्ता, जैसे अब कंप्यूटर इंजीनियरिंग नहीं, लेकिन भूगोल और इतिहास का वो पूरा ज्ञान नहीं, जितना साहित्य से संबंधित है उसका ज्ञान होना चाहिए। जैसे अभी जो मैं बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अभी अब एक आदमी बोलेगा नेपाल, राजस्थान से तो बहुत दूर है, बीच में बिहार है, यूपी है। आप राजस्थान से अगर नेपाल जाओ तो डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है। बीच में क्या है? उत्तर प्रदेश है, बिहार है, इसको गुजर के ही आप नेपाल तक। लेकिन निकाली भाषा एक राजस्थानी व्यक्ति मानने के लिए तैयार नहीं था कि नहीं, ये हमारा राजस्थानी ही बोल रहा है, नेपाली एक बोल रहा था। तो इतनी समानता है कि एक राजस्थानी व्यक्ति को नेपाली अपनी भाषा लग रही है। इसमें भी बोलते हैं कि मेरे हिबड़े माँ, माँ मतलब मैं, राजस्थानी भाषा में भी माँ का मतलब क्या होता है? मैं। और नेपाली में भी माँ का मतलब क्या होता है? नेपाली भाषा में भी, गोरखा भाषा में माँ मतलब में। कई सारे शब्द, व्याकरण, क्रिया रूप सारे समान है। तो कैसे समान है? तो इसके लिए इसका उत्तर कैसे पता चलेगा? समझ में नहीं आ रही है। तो इतिहास का ज्ञान इसीलिए जरूरी है। इतिहास बताता है कि यहीं के लोग, जो राजस्थान के ही राजपूत लोग वहाँ गए, क्षत्रिय लोग गए और वहाँ उनका शासन रहा। इसलिए नेपाल के जो राजा थे, ज्ञानेंद्र हों या वीरेंद्र हों, वो दावा करते थे कि हमारा खून कहाँ का है? राजस्थान का है। इसी तरह
हिमाचल के भी पहाड़ों पे आप देखिएगा कि लोग वहाँ के जो मतलब राजपूत जाति के लोग बोलते हैं कि हम राजस्थान से आए, हम राजस्थान से आए। मध्य प्रदेश के मुरैना के कई लोग मिले जो दावा करते हैं कि राजस्थान से हम माइग्रेट होके आए। उत्तराखंड में आपको जो राजस्थानी टाइटल वाले लोग मिल जाएंगे। तो ये फैले तो इनकी भाषा भी फैली, वहाँ इनके भाषा का भी प्रभाव पड़ा। तो अब आप समझ गए होंगे कि पहाड़ी भाषाओं पे यानी जो राजपूत थे पहाड़ों पे जाके वहाँ राज सत्ता की स्थापना उन लोगों ने की। चाहे वो हिमाचल की बात हो, नेपाल की बात हो, कुमायूं की बात हो, गढ़वाल की बात हो, ये ठीक है, हर जगह ये लोग गए। तो ये इतिहास मालूम होने से क्या फ़ायदा हुआ कि हम समझ पाए कि जो भौगोलिक विस्तार है हिंदी भाषा का, उसका जो पहाड़ी रूप है, एक शैली क्या है जो पहाड़ी, अभी हम पहाड़ी पे विशेष जोर दे रहे हैं क्योंकि इससे ज़्यादा सवाल आता है, ठीक है, और ये कठिन सवाल माना जाता है। बाकी तो हम लोग कर लेते हैं आराम से, यही नहीं कर पाते, इसलिए इस पर मैं जोर दे रहा हूँ। तो ये पहाड़ी भाषाओं पे आप समझ गए होंगे राजस्थानी का इसीलिए काफ़ी प्रभाव है, क्योंकि राजस्थान से माइग्रेट होके प्रवासित होके वो लोग गए नेपाल गए, मतलब पहाड़ी क्षेत्रों में गए। और इसका सबूत कौन है? हिमाचल है ना। इसका सबूत है आपका उत्तराखंड का कुमायूं प्रदेश, गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल जिसको बोलते हैं, है ना। और उन्होंने नाम भी, जो आदमी जाता है, जैसे कोई यॉर्क से आदमी गया तो उधर जाके क्या बनाएगा? न्यूयॉर्क। मेक्सिको से जाएगा, बस जाएगा तो उसको पुराने जगह का एक नोस्टाल्जिया प्रेम रहता है, तो उसका वो क्या नाम देगा? उसका नाम देगा न्यू मेक्सिको। न्यू भोजपुर से जाएगा न्यू भोजपुर कॉलोनी। आपने ऐसे मोहल्लों के नाम देखे होंगे। तो ये राजस्थान से लोग वहाँ जाके बसे तो अपने संस्कृति को छोड़ नहीं दिया, उसको अक्षुण्ण बनाया रखा, ठीक है। तो ये भौगोलिक विस्तार जब भी आपको न समझ में आए कि ये भाषा तो इसके पड़ोस की नहीं है, दो पड़ोस की भाषा आपस में मिलती जुलती हो, जैसे बघेली भाषा का बुंदेली भाषा से गहरा संबंध है, क्योंकि बुंदेलखंड के पास में ही बघेलखंड है। बघेलखंड जो छत्तीसगढ़ में, अधिकतर क्षेत्र जो है बुंदेलखंड का छत्तीसगढ़ में। और क्लास तो चल रहा है ये, अब कुछ देर के लिए रुक गया था, लेकिन अब क्लास तो आपको लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा साइमा जी? तो ये जो आपका पहाड़ी भाषा के बारे में हम लोग संक्षेप में क्या जान सकते हैं कि पहाड़ी भाषाओं पे एक विशेषता, पहाड़ी भाषाओं की, पहाड़ी भाषाओं की विशेषता। तो पहला क्या हो गया? अभी हम लोग ने देखा राजस्थानी का प्रभाव, ठीक है, इस पे क्या है? राजस्थानी भाषा का दूसरा क्या है? सरल क्रिया रूप, सरल सरल क्रिया रूप। जैसे संस्कृत में क्या है? 8 विभक्ति है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है, तो इसमें 2 ही वचन पाए जाते हैं और इतनी सारी विभक्ति भी नहीं है। तो व्याकरण के हिसाब से इसको जो क्रिया का रूप है, जैसे V1, V2, V3 अंग्रेजी में पढ़ते हैं, हिंदी में क्या होता है? भूतकाल के लिए हा यूज होता है, वर्तमान के लिए ह यूज होता है। तो इसमें 5 काल थे संस्कृत में, लेकिन अब कितने काल बच गए? ये पहाड़ी भाषा या हिंदी भाषा आते आते 3 ही काल बच गए, बल्कि पहाड़ी भाषाएं और सरल हैं उसमें, ठीक है। हाँ, आपका पीडीएफ में कंटेंट है, ताकि उसमें आप उसको डाउनलोड करें तो इधर उधर नहीं हो। बाकी कंटेंट डाउनलोड करते वक्त वो हो जाता है, करप्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये पीडीएफ में पूरा कंटेंट है, आपका नोट्स है। और एक हैंड नोट्स भी है, वो ये पूरी इकाई से जो रिलेटेड है वो एक साथ है, वो भी आपको हम दे देंगे, उसका भी पीडीएफ बना के अपलोड कर देंगे। तो ये आपका दूसरा विशेषता क्या है? ये आता है कि निम्नलिखित में पहाड़ी भाषा का
तो इसको लोग बहुत कठिन सवाल समझ लेते हैं, इसलिए मैं इसको करवा दे रहा हूँ। हाँ बहुत तो इससे क्या पता चलता है? ठीक है अंकिता जी, इससे क्या पता चलता है बताइए? तो इससे ये पता चलता है कि संस्कृत ज़्यादा जटिल है, उसमें तीन तीन है, और दो हो गया तो सरल हो गया। तो हिंदी भाषा सरल है, और हिंदी से भी ज़्यादा सरल कौन है क्रिया रूप के हिसाब से? जो हम हिंदी खड़ी बोली बोलते हैं उससे भी सरल है ये पहाड़ी भाषाओं के जो क्रिया रूप हैं। इसलिए सरलता, क्रिया रूप की सरलता इनकी बहुत बड़ी विशेषता है। और तीसरी, इन भाषाओं में एक संगीतात्मकता है। क्या है? संगीतात्मकता। ठीक है, इसलिए जब कोई पहाड़ी भाषा बोलेगा तो रूनू रूनू ऐसा शब्द यूज करेगा, छम छम कि छम छम रोया, ऐसा करके पहाड़ी भाषाओं में चम चम, मतलब जो इसको बोलते हैं अनुकरणवर्ती शब्द, यानी अनुकरण वाले शब्द जो संगीत भाषा में पैदा करते हैं वो पहाड़ी भाषा में। इसकी ये तीन विशेषता आप याद कर लीजिएगा, मैंने लिख दिया है, और उसका लिखने से देखिएगा नोट्स भी बन जाता है। यहाँ दिख रहा है ना, ये नोट्स बना हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं। ये यहाँ पे लिखने से एक नोट्स बन जाता है जिसको आप आराम से पढ़ सकते हो। तो ये पहाड़ी भाषा से आगे चलते हैं। ठीक है, तो सबसे ऊपर से मैंने शुरू किया। नक्शे में सबसे ऊपर क्या होता है? पहाड़ होता है। तो हम चाहते हैं कि सिलसिलेवार चलें, एक सिस्टम से चलें। तो सबसे ऊपर में क्या था? हमारा पहाड़ था। तो पहाड़ी भाषाओं का हमारा ज्ञान हो गया कि डोगरी एक पहाड़ी भाषा है। हिंद को बहुत डीप में, नहीं तो हिंद को से सवाल नहीं आएगा, लेकिन कोई बहुत डीप में जाना चाहता है तो उसको भी याद रख सकता है। हिंद को भाषा है, कश्मीर में बोली जाती है। डोगरी भाषा भी जम्मू में बोली जाती है। इधर अगर आ गए उत्तराखंड के तरफ तो वहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है? कुमायूनी और गढ़वाली मुख्य भाषा। और कुछ और डीप में कोई पढ़ना चाहता है तो वहाँ जनजातियां हैं अलग अलग, और उनकी अपनी भाषाएं। तो उसमें सबसे प्रमुख एक जाति है थारू, थारू जनजाति। थारू जनजाति की विशेषता क्या है कि वहाँ स्त्रियों का ज़्यादा मतलब महत्व है। स्त्रियां हाथ से खाना नहीं देती हैं, पैर से ऐसे खाना दे के बोलते हैं ले लो। तो वो बहुत एक अपने में दिलचस्प जनजाति है। तो उसकी जो भाषा थारू वो भी उत्तराखंड में पहाड़ों पर बोली जाती है। तो ये डीप वाले मतलब जो जेआरएफ लेवल का ये सब ज्ञान हो गया। तो उसमें आप हिमाचल बच गया बीच में, ऊपर से कश्मीर हो गया, इधर से उत्तराखंड हो गया, तो क्या बच गया? हिमाचल। तो हिमाचली जो भाषा है जो हिमाचल में बोली जाती है, जिसके कई रूप हैं। मंडी में मंडियाली बोली जाती है, वो भी एक तरह की हिमाचली है। कांगड़ा में कांगड़ी बोली जाती है, जगह के नाम पे। कांगड़ा में कांगड़ी बोली जाती है। फिर हमीरपुर भी उसके बगल में है, तो हमीरपुर में कांगड़े भाषा का प्रभाव है क्योंकि कांगड़े के आसपास का जगह है। इसी तरह जब अपर हिमाचल में चले जाएंगे तो वहाँ आदिवासी जातियाँ हैं, तो उनका जिक्र इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो जो भाषा बोलते हैं, लद्दाखी भाषा हो गया, भोट भाषा वो बोलते हैं, तो ये आर्य भाषा परिवार की भाषाएं नहीं है। उनके बारे में आप कहाँ पढ़ेंगे? वो भी सिलेबस में है। जब आप यात्रा वृत्तांत पढ़ेंगे 10वीं इकाई में, किसका यात्रा वृत्तांत? राहुल संस्कृतायन का घुमक्कड़ी शास्त्र, तो वहाँ पे जिक्र आएगा। तो ये सिलेबस आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, आप देखेंगे। तो वहाँ वो अपने वर्णन में, क्योंकि वो कहाँ हिमाचल तिब्बत घूम रहे हैं, तो वहाँ भोट तिब्बत वगैरह में, भोट मतलब भूटान की भाषा, तो भूटानी नस्ल के लोग वहाँ बसे हुए हैं, तो वहाँ वो भाषा बोली जाती है। लेकिन हमारे वो इसमें नहीं आता है, किसमें? आर्य भाषा परिवार में वो नहीं आता है। तो अब नीचे आते हैं। ठीक है, तो नीचे आते हैं तो नीचे में हमको जो भाषा मिलती है वो है गुजराती, राजस्थानी। गुजराती और राजस्थानी करीब करीब एक जैसी भी है, करीब करीब एक जैसी है भाषा। तो उसको एक साथ क्यों रखा? क्योंकि ये दोनों ही भाषा, ठीक है, पश्चिमी और सैनी से निकली है ना। दोनों ही भाषा किससे निकली है? पश्चिमी सौर सैनी से निकली है। तो वो इसलिए आप देख रहे हैं कि भूगोल का इतिहास पे भी प्रभाव है। जो एक जगह है भूगोल, ठीक है, बहुत सही,
आप लोग तो बहुत लगता है पढ़ के आए हैं। अंकिता, आपने सही बताया, घुमक्कड़ी शास्त्र, मेरी तिब्बत यात्रा, उसी का एक चैप्टर है क्या, मेरी तिब्बत यात्रा। तो उसको हम लोग को पढ़ना है सिलेबस में, जब आप 10वीं इकाई पढ़ेंगे तो ये उन्होंने बताया है पूरा लेखा। जो ये सब पता कैसे चलता है, बड़े बड़े लोग लिखते हैं तभी तो पता चलता है वहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है। और इसलिए बहुत सारी किताब भी हैं। और हम लोग जो अगर काल विभाजन वगैरह जो इकाई 2 में जाएंगे तो राहुल संस्कृतन का नाम बार बार में आएगा। काल विभाजन वगैरह में उन्होंने भी योगदान दिया है। फिलहाल भाषा शास्त्र, और आपको जान के आश्चर्य होगा कि राहुल सांकीर्तन 28 से अधिक भाषाओं का ज्ञान रखते थे। 28 से अधिक, है ना। तो कितना कितना भाषा, हम लोग को तो सिर्फ हिंदी पढ़ना है। और हिंदी पढ़ने के लिए जैसा उन्होंने पूछा था, थोड़ा सा इतिहास, बहुत ज़्यादा नहीं, आटे में नमक जितना इतिहास और भूगोल हमको, वो सामान्य ज्ञान है बिल्कुल। और आपको पेपर 1 देना है तो थोड़ा सामान्य ज्ञान होना भी चाहिए। शिक्षा का इतिहास वगैरह तो पेपर 1 के सिलेबस में भी है। तो ये पश्चिमी सौरसेनी ने, क्योंकि आसपास में ये पश्चिम में है, देखिएगा, ठीक है। और भूगोल के विस्तार के हिसाब से आगे जाएं हम लोग तो कौन सा राजस्थान के ऊपर में कौन सा यूपी है, उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश एक विशाल प्रदेश है, इसलिए उसमें पूरे उत्तर प्रदेश में कोई एक भाषा नहीं होगी। इतना बड़ा प्रदेश है कि उसमें 2-3 भाषाएं समा जाएंगी। तो ये सही बात है। उत्तर प्रदेश में तीनों सौरसेनी बोली जाती थी। तीनों से क्या तात्पर्य है, तो एक पूर्वी, पश्चिमी। तो उसका जो पश्चिम वाला प्रदेश है, आगरे वगैरह, वो किस में आ जाएगा, पश्चिमी सौरसेनी में आ जाएगा। थोड़ा पूरब वाला जो प्रदेश है, लखनऊ वगैरह ये सब, उसके आगे का, तो वो किस में आ जाएगा, मैनपुरी हो गया और बाराबंकी हो गया, ठीक है। ये भूगोल का ज्ञान थोड़ा होना चाहिए, जैसे हमने भी किया हुआ है। तो ये जो बाराबंकी वगैरह है, तो उसमें पूर्वी सौरसेनी, उसमें क्या हो जाएगा, पूर्वी सौरसेनी हो जाएगा। और उससे ज़्यादा पूरब जाएंगे तो सौरसेनी का क्षेत्र वहाँ फिर खत्म हो जाता है। कहाँ से, जो लखनऊ आज का है, ठीक है। और लखनऊ के बगल में कौन है, लखीमपुर खीरी करके एक जगह है। तो लखीमपुर खीरी से धीरे धीरे उसका क्षेत्र खत्म हो जाता है, सौरसेनी का अर्धमागधी का क्षेत्र शुरू हो जाता है। तो इसको हम लोग नोट कर लें, ये पश्चिमी सौरसेनी है, ठीक है, और पूर्वी सौरसेनी। तो इसका भौगोलिक क्षेत्र आपको मैंने बता दिया, पश्चिमी का, ठीक है। इसमें आप आगरा भी जोड़ लें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। जिसको प्राचीन काल में आगरे के आसपास के क्षेत्र को ब्रजभूमि बोलते थे। क्या बोलते थे, ब्रजभूमि। ब्रजभूमि क्यों बोलते थे, ब्रजभूमि मतलब होता है पैस्चोरल लैंड, पैस्चोरल लैंड यानी कि चारागाह। तो वहाँ ज़्यादातर लोग पशुपालक जातियों के लोग बसे हुए थे। और पहले तो वही था, सबसे प्रमुख क्या था, गाय था। वैदिक काल वगैरह के बारे में इतिहास पढ़ेंगे तो राजा को भी गोप बोला जाता था। और जमीन है, इसका कोई वैल्यू नहीं था कि मेरे पास जमीन बहुत ज़्यादा है। जिसके पास ज़्यादा गाय है वही सबसे बड़ा राजा हुआ करता था। इसलिए राम, जो भगवान राम हैं, उनके भी परिवार में जो राजा सीवी हुए, राजा दिलीप हुए, ठीक है, ये लोग गाय पालते थे। और कहा जाता था कि उनको पुत्र नहीं हो रहा है तो गाय उन्होंने पाली, उसकी सेवा की, तो उनको पुत्र हुआ। तो गायों का बहुत महत्व था, उसी से गोत्र शब्द भी बना है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि वो सौरसेनी क्षेत्र चारागाह था। और वहाँ चूंकि गायें गौवें चरती थी तो वो कितना उस जमाने के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट था। इसलिए वही भाषा, वहीं की भाषा आज हमारी भाषा बनी हुई है। इसका कारण मैं आपको समझाना चाहता था, आप समझ गए होंगे कि आखिर सूरसेन प्रदेश की भाषा ही पूरे भारत की आज भाषा, राजभाषा बन गई है। तो क्यों, क्योंकि वो ऐतिहासिक रूप से बहुत ही एक प्रमुख क्षेत्र रहा। और कृष्ण की लीला भूमि भी वही है, कृष्ण की लीला भूमि। और वो इतना सुंदर प्रदेश है कि एक मुस्लिम कवि रस खान भी क्या चाहते हैं कि हमारा जन्म ब्रज में हो। वो लिखते हैं कि और गायें हम चराएं, और अगर गाय बने अगले जन्म में तो कहाँ, ब्रज की गाय बने। तो ये आप सौरसेनी का क्षेत्र समझ गए कहाँ पे है। तो नेक्स्ट में पूर्वी सौरसेनी का क्षेत्र क्या है, ये भी मैं आपको नोट, यही आता है एग्जाम में कि कौन कहाँ क्षेत्र है, उसको एक बार आपको समझ लेना है। और समझने के बाद थोड़ा याद भी कर लेना है ताकि एग्जाम में आए तो
तो पूर्वी सरसैनी हम आगे आ जाएंगे उसके, ठीक है ना। तो ये मेरा उत्तर प्रदेश के अंदर ही हमारा आ जाएगा, लखनऊ से जो प्रदेश है, जो सई नदी एक है, सई नदी के उत्तर में जो प्रदेश है, ठीक है, सई नदी के जो एक सई नदी है प्रमुख वहाँ की, और उसके ऊपर में जो प्रदेश है, जो जिले हैं, ठीक है, वहाँ पर क्या बोला जाता है, ये पूर्वी सरसैनी से निकली हुई जो भाषाएं, जिसमें एक मैनपुरी ही हो गया जिसका मैं बार बार जिक्र करता हूँ, मैनपुरी, फिर अगौची, फिर क्या है, अगौची है ना। तो ये सई नदी के उत्तर में जितना अगौची वगैरह है, वहाँ क्या बोला जाता है, पूर्वी सरसैनी से जो भाषाएं निकली हैं वो बोली जाती हैं, और वो लगभग ब्रज भाषा के ही समान है, क्योंकि आसपास का क्षेत्र में एक ही तरह का बोली होता है, और वो जो ब्रज है, ठीक है, थोड़ा नीचे, मतलब आगरे से नीचे का ब्रज, उस भाषा का भी बहुत जिक्र करते हैं। निराला, निराला की आत्मकथा या निराला की साहित्य साधना किताब है, रामविलास शर्मा नामक एक आलोचक का, बहुत प्रसिद्ध आलोचक है, तो उसमें इनका जिक्र पाइएगा, तो फिर से आपका रिवाइज भी हो जाएगा वो सब आलोचना जो है, ठीक है, जो इकाई है आपकी तीसरी इकाई, तो वहाँ पर भी दोबारा इस सब का जिक्र मिलेगा, वहाँ दोबारा फिर इसका जिक्र मिलेगा। तो ये आपका, इसीलिए मैंने बता दिया। और सई नदी को मैंने घेर क्यों दिया, ये पौराणिक दृष्टिकोण से, यानी रामायण की जो कथा है, जो हिंदुओं की आस्था बहुत है राम में, तो उसके विचार से भी राम इसी सई नदी से होके गुजरे थे, जब अयोध्या से गए, वनगमन हुआ, ठीक है, तो इसी सई नदी के किनारे कहा जाता है था कि ठहरे थे, तो इसको बड़ा पवित्र नदी, आज के डेट में तो प्रदूषित हो चुकी है, लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत पवित्र नदी है, तो इसी नदी के आसपास पूर्वी सरसैनी बोली जाती है। अब इसके आगे जो है, ठीक है, पूर्वी सरसैनी के सिस्टमेटिक हम आगे बढ़ रहे हैं, और आप नक्शा देखते रहिए, अपने मोबाइल में आप खोल सकते हैं भारत का नक्शा। तो इससे आगे जब हम लोग बढ़ेंगे, इससे पूरब बढ़ेंगे, तो कौन सा क्षेत्र आ जाएगा, अवध का क्षेत्र, ठीक है, अवध का भूगोल पढ़ रहे हैं हम लोग, भाषा का भूगोल, इसको क्या बोल सकते हैं आज के चैप्टर को, सिंपल भाषा में भूगोल, भाषा का, अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, भाषा का इतिहास, कि किस समय में कौन, आज क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, भाषा का ये भूगोल है कि कहाँ कौन सी भाषा। तो अवध का जो क्षेत्र है, इसलिए मैंने बोला कि थोड़ा इतिहास का जानकारी, तो आपको अवध का, ओहो बड़ी अफसोस की बात है अंकिता जी, और इसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ, ईश्वर आपके नेटवर्क को जल्दी से जल्दी बहाल कर दे, और आपका जो है शनिवार के क्लास में थोड़ा मैं आप लोगों को, जिनका छूट जा रहा है, इनका भी ध्यान रखना चाहिए हर व्यक्ति का। तो शनिवार का जो क्लास होता है, उसमें साइमन ने कहा था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लें, और 5 रोज हम लोग पढ़ें, तो उस दिन मिसलेनियस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और जिनका छूट गया है तो उनको भी मैं, अगर कुछ पूछना हो तो इस शनिवार का दिन उसके लिए रखना बड़ा अच्छा रहेगा। एक ऐसा दिन हो जहाँ पूरा पुनर्समीक्षा हम लोग कर सकें, सप्ताह भर जो पढ़ा है, क्या कमियां रह गई हैं मेरी तरफ से भी, आपकी तरफ से भी, तो उसका सारा हम लोग समाहार कर लें, ठीक है। तो इसका ध्यान रखा जाएगा, मैंने इसको नोट कर लिया, ठीक है, आप मत चिंतित हो। सैटरडे को इसका हम लोग जो भी उपाय है, कोई बच्चा छूटने नहीं चाहिए, सारा चीज़। हाँ, ये आप यहाँ मुझे बताते चलें, कोई भी दिक्कत हो, क्या आपको चाहिए, मैं ज़रूर उसको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो ये जो है अवध के क्षेत्र के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो ये अवध का क्षेत्र कौन है, जो आज का लखनऊ है, आज का लखनऊ है, और लखनऊ के नवाब तो प्रसिद्ध हैं। तो ये नवाब नहीं होता है, ठीक है, नवाब होता है, ठीक है, इसका उच्चारण कहीं कहीं नवाब भी कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो अवध लखनऊ का क्षेत्र है,
यहाँ निश्चित रूप से कौन सी बोली बोली जाएगी, तो बहुत आसान है। मैं इसको इन्फॉर्म कर दूंगा, ये इस पे आ जाएगा प्रिया आपका। अ, ये जो है रात को नहीं करके दिन को कर लेंगे, और मैं इसका थंबनेल बन जाएगा और ग्रुप में मैं बोलूँगा कि शेयर कर लिया जाए, ताकि सारे लोगों को ऐप में शेयर करने से आप लोग को मालूम चल जाएगा। मैं इसको मतलब बोल दूंगा, कल ही बोल दूंगा मैं, ठीक है, और उसका टाइम टेबल सारा, ताकि उस दिन मैं चाहता हूँ कि आपको ज़्यादा समय दूँ, ठीक है। तो ये लखनऊ के आसपास में, तो चूंकि अवध में बोली जाती है तो भाषा क्या हो गई, बहुत इजी, अवधी भाषा, अवधी भाषा। तो ये अब सूर्यसेन प्रदेश में नहीं आएगी। ये क्या है, कहाँ से निकली हुई, किसकी है, ये क्षेत्र किसका हो गया, अर्ध मागधी का, अर्ध मागधी का, यानी मगध का प्रभाव आने लगा। और इतिहास जानने से ये समझ में भी आ जाएगा, मगध साम्राज्य बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था, तो इसका मगध साम्राज्य का विस्तार जो था कहाँ तक था, ये लखनऊ वगैरह तक था, अयोध्या तक था। अयोध्या में आप जब शिलालेख वगैरह सब मिलता है, तो जो प्रसेनजीत था इतिहास का, मगध साम्राज्य से जुड़ा हुआ राजा, तो उसका आपको उसके सिक्के मिलते हैं प्रसेनजीत के, तो अयोध्या तक उसका राज था। अयोध्या का क्या अर्थ होता है, जहाँ युद्ध न किया जाए, तो वहाँ बहुत व्यापार होता था, तो लोग युद्ध नहीं करते थे वहाँ पे, तो इसलिए उसका नाम अयोध्या पड़ गया था। तो आप समझ सकते हैं अयोध्या भी फैजाबाद जिले में आता है, और लखनऊ के पास भी है, तो ये भी अवधि क्षेत्र में ही आ जाएगा। ये जो अयोध्या है, ठीक है, जिसको फैजाबाद जिले में है, ये भी किस में आ जाएगा, अवधि क्षेत्र में। यहाँ भी क्या, अवधि। और अवधि पे इतना मैं जोर क्यों दे रहा हूँ, ये जो अवधि भाषा है साहित्यिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है ये अवधि भाषा में, ठीक है। हम नोट कर लेते हैं क्या है, साहित्य, साहित्यिक स्मृति, यानी स्मृति साहित्यिक रूप से क्या है, स्मृति साहित्यिक रूप से स्मृति, बहुत सारा साहित्य लिखा गया। कौन सारा साहित्य लिखा गया, सूफी काव्य, पूरा सूफी काव्य किस भाषा में है, तो सूफी काव्य अवधि भाषा में है। और रामचरितमानस यानी तुलसी साहित्य भी, तुलसी तुलसीदास भी अवधि में लिखते हैं। तो अब समझिए तुलसीदास और मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, सारे सूफी कवि जिस भाषा में लिखे, वो भाषा तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो इस भाषा का क्षेत्र क्या है, ये अवध का क्षेत्र। अवध जो राजनीतिक भौगोलिक रूप से अवध में जितने क्षेत्र फैले हुए थे, तो वहाँ आप देखिएगा फैजाबाद जिला हो गया, लखीमपुर खीरी हो गया, और लखनऊ के आसपास कौन सा है, तो गोदान में भी आप पढ़ेंगे कि गोदान के जो मेहता साहब थे कहाँ रहते थे, लखनऊ के ही थोड़ा दूर में, बरेली, राय बरेली वगैरह जो है। तो राय बरेली जो कि बहुत राजनीतिक रूप से आप लोग पढ़ते होंगे, राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, वो गांधी परिवार उधर से ही चुनाव वगैरह लड़ता है, नहीं। तो ये राय बरेली भी अवध के ही क्षेत्र में लखनऊ के आसपास है, उसकी भी भाषा क्या है, अवधी है, जो अर्धमागधी से। तो एक कहाँ कहाँ है, किस जिले में है, अब मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा आइडिया हो जा रहा होगा कि यूपी में, ठीक है, यूपी में लखनऊ के आसपास का क्षेत्र कौन है, राय बरेली। तो राय बरेली और बरेली क्या है, थोड़ा अलग है, बरेली थोड़ा दूर है, लखनऊ के जस्ट पास में कौन है, राय बरेली। और इसलिए भी महत्वपूर्ण है, कभी कभी आता है कि गोदान के जो शहरी पात्र हैं वो कहाँ रहते हैं, आजकल बड़ा डीप में पूछ रहा है, तो ये सवाल आता है कि, तो उसका उत्तर होगा कि राय बरेली के पास, लखनऊ से क्या समीपवर्ती जो है राय बरेली के पास, वहाँ पास में ही जिला है। तो ये आप अवधि का क्षेत्र समझ गए होंगे। किसी को कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, कोई समस्या इसको समझने में कि अवधि का क्षेत्र कहाँ से, सिंपल है इसका जवाब, अवध। और अवध क्षेत्र में क्या क्या आता है, तो भूगोल का सवाल है, भूगोल का ज्ञान होगा तो जान जाएंगे। तो उसमें फैजाबाद जिला आ गया, ठीक है, रायबरेली आ गया, जो भी लखनऊ के आसपास लगा हुआ जिला है। अब फिर थोड़ा और दूर चले जाएंगे,
ठीक है। कानपुर में एक आदमी पूछ सकता है कि लखनऊ के बाद अगर लखनऊ से आप इलाहाबाद जाएंगे, बनारस जाएंगे, तो कौन सा आता है? कानपुर आता है बीच में। हम लोग जानते हैं बीच में क्या आता है? कानपुर आता है। तो कानपुर में कौन सी बोली बोली जाती है ना? कानपुर में, ठीक है। तो कानपुर की भाषा अलग है। कानपुर, पुराने जमाने में कानपुर को क्या बोलते थे? कानकुब्ज। कानपुर को क्या बोलते थे? एक कनौज, ठीक है, या कनौज कहीं। कनौज को संस्कृत में क्या बोलते हैं? कान्यकुब्ज, ठीक है। कानकुब्ज लोग बड़ा गौर करते थे, एक जमाने में पूरा भारत का सबसे, ठीक है। बहुत अच्छा नाम का, बहुत अच्छा लगा सुन के कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, मॉडल क्वेश्चन हो, उसका सब आप लोग सक्षम हैं जवाब देने में। आप पहले ही जवाब, मैं जब तक टिक लगाता हूँ उसका पहले ही आप बता देते हैं, तो ये अच्छी बात है। इसी से पता चलता है कि आपकी तैयारी का पता किसी बाहरी चीज़ से नहीं चलता है कि कोई कुछ भी बोल दे, कहानी बना दे, वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि हम अच्छे से पढ़ रहे हैं। उसका सबूत क्या है? कि हम प्रश्नों को हल कर पाए। अगर आपसे प्रश्न नहीं बन रहा है तो कितना भी ज्ञान है बेकार है। अगर प्रश्न आप बना पा रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको ज्ञान है। तो आप, यही टेस्ट है, यही क्या है, लिटमस टेस्ट है। इसलिए जरूर सवाल बनाते रहें, और जो सवाल नहीं आए मुझसे पूछ लें। कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जब से नेट का एग्जाम हो रहा है तब से आप कोई भी क्वेश्चन मुझसे आप पूछ ले, मैं अवश्य आपको उत्तर दूंगा। तो ये कानपुर, कनौज या कानपुज बोलते थे, इसको क्या बोलते थे? इसलिए यहाँ की भाषा को क्या बोलते हैं? कनौजी। यहाँ की भाषा को क्या बोलते हैं? कन्नौजी भाषा। कानपुर की भाषा क्या हो गई? कानपुरी बोलना चाहिए था, लेकिन कानपुरी नहीं बोल के कानपुर का पुराना नाम था कनौज। उसके आसपास, कानपुर और आसपास के क्षेत्र को, और कनौज पूरे देश की राजधानी थी। त्रिगोटीय संघर्ष जो आपने पढ़ा होगा इतिहास में, कि 3 चोल है, राष्ट्रकूट है एक तरफ पाल है, तो पाल चोल कूट आपस में लड़ रहे हैं। त्रिकोणीय है ना, त्रिपटाइट जो स्ट्रगल था, त्रिकोणीय तीनों, हाँ, राजवंश लड़ रहे थे किस पे कब्जा करने के लिए? कनौज। कनौज बहुत महत्वपूर्ण था, बल्कि कनौज का ही राजा था जिसके से लड़ गए पृथ्वीराज चौहान। जयचंद, वही जो प्रसिद्ध है ना कि जयचंद गद्दार का प्रतीक जयचंद, या गद्दार का प्रतीक वो मीर जाफर, आपने सुना होगा। तो जयचंद इसी कनौज का राजा था, इसी कनौज का। तो यहाँ की भाषा भी याद रहेगी ना आपको, कनौजी। तो आता है कनौजी किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो कानपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में। इसका उत्तर होगा कानपुर। आज वही है, आज का क्लास वही है, भूगोल, कौन भाषा कहाँ पे बोला जाता है, आज यही सीखना है हम लोग को। तो आप जान गए कि यहाँ कनौजी, बिल्कुल सही, एक कनौजी भाषा है। लेकिन सवाल ये है कि ये पूछा जा सकता है कि कनौजी भाषा किस अपभ्रंश से निकली, विकसित हुई है? तो निश्चित रूप से ये जो कानपुर यानी इलाहाबाद के पहले तक, ठीक है, इलाहाबाद के पहले तक, यानी ऊंचा हार तक, एक ऊंचा हार जगह है, वही क्या है, बाउंड्री है। ऊंचा हार तक जो भी भाषा बोली जाती है वो अर्धमागधी से निकली हुई है। और ऊंचा हार बहुत इंपॉर्टेंट है। धर्मवीर भारती एक हैं उपन्यासकार, उनका उपन्यास बड़ा, किशोर लोग उसको पसंद करते हैं, टीनेजर लोग। उसमें प्रेम कहानी है, सुधा और चंद्र का, गुनाहों का देवता, बड़ा नाम धांसू टाइप का, गुनाहों का देवता। तो उसमें हीरोइन कहाँ की रहने वाली है? उसी ऊंचा हार की। हम इसलिए ये सब बताते हैं कि आपको याद रहे। तो उसके बाद इलाहाबाद शुरू हो जाता है। तो इलाहाबाद में भी एक किस्म की भोजपुरी ही बोली जाती है। बनारस, जैसे छपरा में भी भोजपुरी बोली जाती है, लेकिन वो भोजपुरी भिन्न है बनारस के भोजपुरी से। तो इसी तरह इलाहाबाद में भी भोजपुरी और अवधी का, क्योंकि वो संक्रमण है, आप अवध क्षेत्र से धीरे धीरे भोजपुरी क्षेत्र में जा रहे हैं, ठीक है, बीच का क्षेत्र है। तो उसमें दोनों अवधि, और इसलिए कई सारे, आपको भौगोलिक एक बात मैं बता दूं कि कई सारे ऐसे जिले हैं उत्तर प्रदेश के, जैसे सुल्तानपुर, तो वहाँ आपको मिक्स मिलेगा, संक्रमण है। आप एक भाषा क्षेत्र यानी अवध क्षेत्र, अवधी भाषा क्षेत्र से भोजपुरी की तरफ आप जा रहे हैं, क्योंकि इलाहाबाद से भोजपुरी शुरू हो जाता है, बनारस से पक्का
मतलब असली वाला खांटी वाला भोजपुरी क्षेत्र। बनारस की भाषा क्या है? भोजपुरी है। और बनारस से फिर आगे जाएंगे, मुगल सराय, बक्सर है ना, उससे सटा हुआ हिस्सा। और बक्सर के पास में गाजीपुर है, ठीक है, गोरखपुर है। ये सब, इन सारे क्षेत्र की भाषा क्या है? भोजपुरी है। और गंगा पार में उससे सटा हुआ जो बिहार का हिस्सा है, सिवान, छपरा, इसकी भी भाषा क्या है? भोजपुरी है। फिर गोरखपुर से सटा हुआ हिस्सा है कौन सा? देवरिया, तो उसकी भी भाषा भोजपुरी। यानी भोजपुरी एक व्यापक क्षेत्र में बोली जाती है। उसको मैं लिख दूंगा, ये याद आपको नहीं रखेगा, अगले पेज में मैं लिख दे रहा हूँ कि भोजपुरी के क्या क्या क्षेत्र है। और जो बीच का क्षेत्र है, कानपुर, इलाहाबाद का कुछ हिस्सा, उत्तरी हिस्सा खासकर, वहाँ मिश्रित भाषा, अवधि मिश्रित भोजपुरी बोली जाती है, या भोजपुरी मिश्रित अवधि। थोड़ा अवधि का भी छाप आएगा, क्योंकि क्या है कि अवधि का भी प्रभाव है, और उधर से बनारस के नज़दीक होने के कारण भोजपुरी का भी प्रभाव है। आप इलाहाबाद के तुरंत बाद क्या आ जाता है? ये जौनपुर, जौनपुर, और फिर क्या आ जाता है? बनारस आ जाता है, अगर गाड़ी से आप जाएंगे तो। ये जो कानपुर वगैरह की भाषा है, उसमें दोनों का प्रभाव है। अवध के नज़दीक है कानपुर, तो लखनऊ अवध के नज़दीक है। कानपुर के बाद ही क्या आ जाता है आपका? लखनऊ के बाद ही कानपुर आता है, अगर आप वंदे मातरम ट्रेन से जाएंगे तो उसमें ये भूगोल जानने से आपको समझ में आ जाएगा कि वहाँ दोनों की मिश्रित भाषा बोली जाती है, लेकिन लखनऊ अवध में अवधी भाषा बोली जाती है। तो इसको मैं आगे चलता हूँ इसके, है ना, इसके आगे मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके आगे है आपका जो मिश्रित, यानी थोड़ा नक्शा भी बना लेते हैं कि ये है अवधि, ठीक है। और हम किस तरफ मुड़ रहे हैं बताइए? ये क्या हो, बोर्ड भी थोड़ा रूठा हुआ है, ठीक है। ये है पूरब की तरफ हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। अवध से पूरब की तरफ गए तो बीच में मिला क्या? कानपुर। वहां कौन सी भाषा बोली गई? कनौजी। अब इससे थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ चुके हैं, ठीक है। और ये सारी भाषाएं किससे निकली हुई हैं? इसके नीचे लिख लेते हैं, अर्धमांग। और इससे आगे जाते ही, ठीक है, एक नक्शा टाइप का आपके लिए बना देते हैं, इसको एक साथ रख लीजिए। तो इससे आगे जैसे ही हम लोग बढ़ते हैं पूरब में, तो अब अर्धमागधी से निकली हुई भाषाओं का क्षेत्र समाप्त। अब मागधी का, मागधी अपभ्रंश का क्षेत्र भूगोल शुरू हो जाता है। मागधी अपभ्रंश का भूगोल शुरू हो जाता है। तो मागधी अपभ्रंश से निकली हुई एक भाषा कौन है? भोजपुरी। तो अब ये भोजपुरी क्षेत्र मिलना आपको शुरू हो गया, ठीक है। भोजपुरी क्षेत्र मिलना शुरू हो गया। तो भोजपुरी क्षेत्र कौन कौन सा क्षेत्र मिलेगा उत्तर प्रदेश में आपको भोजपुरी का? तो बनारस मिलेगा, सबसे प्रमुख, है ना, जिसको वाराणसी भी कहा जाता है। नाम इसका बदल चुका है, क्या है? वाराणसी। वाराणसी क्यों बोलते हैं? वरुणा और अस्सी नदी के किनारे ये बसा हुआ है। बनारस को शाश्वत शहर बोलते हैं, यानी कि ये शहर कभी उजड़ा ही नहीं, हमेशा से है। तो इसकी भाषा भी हमेशा से है। बहुत अच्छा सवाल, इसी तरह की जिज्ञासा से मुझे खुशी मिलती है, ठीक है। फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट आदि जिलों में कौन सी भाषा बोली जाती है? बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल। तो ये भौगोलिक स्थिति से निर्भर करता है। ये चित्रकूट वगैरह किसके पास है? ये अवध क्षेत्र में ही है, ठीक है। यहीं पर कौन गया था? ब्रज, यानी ब्रज का हल्का प्रभाव है, लेकिन मुख्यतः यहाँ की भाषा को अवधि ही बोलेंगे। क्या होता है, जब मिली जुली सरकार होता है तो थोड़ा हमको निर्णय लेना पड़ता है कि उस भाषा पे ब्रज का भी प्रभाव है, क्योंकि चित्रकूट से ऊपर जाइएगा तो ब्रज प्रदेश है, चित्रकूट से ऊपर उठिएगा उत्तर में जाइएगा तो ब्रज प्रदेश मिलेगा। तो निश्चित रूप से चित्रकूट की भाषा पे किसका प्रभाव रहेगा? ब्रज का प्रभाव रहेगा। इसीलिए तुलसीदास जी कहाँ चले गए थे? चित्रकूट के घाट पे भाई संतन की भीड़। तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देते रघुवीर, ये सब आपने सुना होगा बहुत,
ये जो एनेक्डोट है, किंवदंती है तुलसीदास को लेके कि खुद साक्षात राम उनसे मिलने के लिए आए, तो कहाँ पे आए थे? ये चित्रकूट के घाट पे। तो चित्रकूट में अवधी भाषा बोली जाती है, लेकिन ब्रज का भी प्रभाव है, तो वहीं जाके तुलसीदास पे भी ब्रज का प्रभाव पड़ गया। तो उन्होंने ये एक ऐसे कवि हैं प्रमुख जिन्होंने आएगा कि तुलसीदास किस भाषा में लिखते हैं, तुलसीदास जी किस भाषा, तो अवधि सिर्फ मत मार दीजिएगा, उन्होंने अवधि में भी लिखा, ठीक है, उन्होंने अवधी भाषा में भी लिखा, ठीक है, और वहाँ का तो ये जैसा कि मैंने बताया था एकदम सही उत्तर है अनामिका आपका, बुंदेलखंडी। तो ये जो चित्रकूट जिला है, तो जहाँ जैसे मैनपुरी है, तो मैनपुरी की भाषा अवधी होनी चाहिए, लेकिन जो बुंदेलखंडी लोग बोलते हैं जो उसका पश्चिमी हिस्सा है, तो चित्रकूट का जो पश्चिमी हिस्सा है वहाँ बुंदेलखंडी, इन्होंने अच्छा बताया कि बुंदेलखंडी भी बोलते हैं, लेकिन मुख्यतः जहाँ पर डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बैठता है, जो जिला का मुख्यालय है, वहाँ जो भाषा बोली जाती है उत्तर में, हम लोग उसी को टिक लगा देते हैं। तो वहाँ क्या है कि और बुंदेलखंडी जो वहाँ बोली जाती है वो अवधि जैसी ही है। ये संक्रमणकालीन क्षेत्र है ये सारा। जैसे इलाहाबाद, तो अगर सवाल आ गया कि इलाहाबाद, उत्तर में तो इतना डिटेल नहीं रहता है कि भोजपुरी मिश्रित, तो उत्तर में सिर्फ भोजपुरी है, तो भोजपुरी टिक मार देंगे तो गलत नहीं होगा। उसी तरह आप चित्रकूट का अवधि टिक मार देंगे तो गलत, लेकिन अवधि है, ठीक है, और बुंदेलखंडी दोनों दिया हुआ है, तो ज़्यादा सही आंसर क्या होगा? दोनों वाला। कभी कभी ऐसा दिया रहता ना कि ये दोनों भाषा 1 और 2 दोनों, तो अगर दोनों वाला ज़्यादा सटीक आंसर हो जाएगा, ठीक है। ब्रज भी थोड़ा थोड़ा बोला जाता है ऊपर के हिस्से में, वहीं से ब्रज सीखा तुलसीदास जी ने, और ब्रज भाषा में भी जो राम लला नहच्छू वगैरह ये सब है, किसमें है? ये अवधि में नहीं है। तो उनके कई ग्रंथ जो है किसमें है? ब्रज भाषा में। सवाल भी आता है कि कौन कौन से ग्रंथ अवधि में है, कौन कौन सा ग्रंथ ब्रज भाषा में है। तो उसको जब तुलसीदास जी को पढ़ेंगे, कविता जो खंड है हम लोग को पढ़ना, तब उनके बारे में 5वां खंड है, तो पढ़ेंगे 5वीं इकाई में। तो ये बहुत सही, जो जहाँ मतलब का रहने वाला है उस भाषा के बारे में अच्छा जानकारी रखता है। तो ये जो है चित्रकूट, कुछ जो क्षेत्र होते हैं, जैसे कन्नौज भी एक जमाने में क्या था, वहाँ संस्कृत भी बोली जाती थी, हर जगह से लोग आके वहाँ बसे हुए थे, तो वहाँ सारी भाषाएं बोली जाती। चित्रकूट में भी इतनी सारी भाषा, जैसे बुंदेलखंडी है, ब्रज भी है थोड़ा सा, अवधि भी है थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि एक तीर्थ स्थल है, और तीर्थ स्थल में हर जगह से लोग आके बसते हैं। जैसे बनारस की भाषा भोजपुरी है, लेकिन कबीर साहब बनारस के ही थे, उनकी भाषा को सदुकड़ी क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो बनारस में तीर्थ स्थान है बहुत बड़ा, हर जगह के लोग आते हैं, तो वहाँ की भाषा क्या प्योर नहीं रह जाती है, मिश्रित बन जाती है जगह जगह। चित्रकूट का भी यही हाल है। फिर भी ये, और ये बुंदेलखंडी, ये सब क्या है? ये अवधि की ही बोलियां हैं। तो अगर अवधि अगर आप टिक कर देते हैं तो कोई आपको वो गलत आंसर भी नहीं है, ये गलत आंसर। ये सब जैसे भोजपुरी है, हिंदी की ही एक बोली मानी जाती है, हिंदी की। उर्दू है, ये अगला है, मतलब कल का तो पाठ्यक्रम ही यही है। कल तो और भी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, जब नेक्स्ट सिलेबस का नेक्स्ट आप देखिए क्या है, हिंदी की जो बोलियां है ना, कौन कौन सी बोली है, उसका अलग से अध्ययन हम लोग को करना है, तब और भी इस प्रश्न का जवाब आपको स्पष्ट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही आपने बोला, साधु खड़ी, जबकि वहाँ भोजपुरी होनी चाहिए थी बनारस की, क्योंकि तीर्थ स्थान, ये कॉमन एक सेंस आप जान लीजिए कि जहाँ भी 2 टाइप का क्षेत्र, कैसा? व्यापारी, जहाँ बहुत व्यापारी लोग जुड़ते हो, जैसे कलकत्ता, तो वहाँ एक अपनी ही एक भाषा डेवलप हो जाती है मिश्रित टाइप की, क्योंकि हिंदी भाषी भी हैं बड़ा बाजार में, बंगाल का वो क्षेत्र है, और अंग्रेज भी आके वहाँ बस गए। तो एक व्यापार और दूसरा तीर्थ स्थान, ये 2 जगह होता है जहाँ लोग जुड़ते हैं, नहीं, एक तीर्थ स्थान। तो ऐसा जो तीर्थ स्थान वाला जगह होगा या जो व्यापार का जगह होगा, तो वहाँ की भाषा मिश्रित होगी, और कभी कभी उस भाषा को पिजीन भी कहा जाता है, मिश्रित भाषा को पिजीन बोलते हैं। व्याकरण खंड में हम लोग पिजीन और क्रियोल के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग आगे चलते हैं कि मागधी अपभ्रंश आ गया।
तो ये मागधी अपभ्रंश, ठीक है, जो ये मागधी है उसी की भाषा क्या है, भोजपुरी है। कहाँ बोली जाती है, बनारस। और कहाँ, सारे क्षेत्र में नोट, क्योंकि ये सवाल आता है कि भोजपुरी का क्षेत्र क्या था, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी देख रहे थे। तो गोरखपुर में, ठीक है, गाजीपुर में, देवरिया में, है ना, जौनपुर और बलिया। जो बिहार से सटा हुआ जिला क्या है, बलिया। तो ये उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्र हैं, ये सारे क्षेत्र, यहाँ क्या बोली जाती है, भोजपुरी भाषा। हिंदी की जो बोली है भोजपुरी, हिंदी की जो बोली है भोजपुरी बोली जाती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको मिटा नहीं रहे। और ये उत्तर प्रदेश वाले हिस्से हो गए। अब और पूरब जाएंगे, और भी पूरब चले गए, ठीक है, गंगा नदी है उसके पार चले गए तो क्या मिलेगा, बिहार। अब किसका क्षेत्र आ जाएगा, बिहार का क्षेत्र आ जाएगा। तो बिहार में आरा, है ना, इसको भोजपुर भी बोलते हैं, यहीं से भोजपुरी शब्द निकला है। आरा को क्या बोलते हैं, भोजपुर भी बोलते हैं, राजा भोज के नाम पे आरा। फिर छपरा, मनेर नामक जगह, ये पटना जिला में है, लेकिन फिर भी यहाँ मगही नहीं बोला जाता। पटना जिला का मगही भाषा है, लेकिन मनेर में भोजपुरी बोला जाता है, इसलिए अलग से इसका जिक्र मैंने कर दिया। फिर कौन सा, सिवान, बक्सर, ये सब यूपी से सटे हुए हिस्से हैं, उसको मैं अंडरलाइन करता हूँ। ये यूपी से सटा हुआ हिस्सा है। भभुआ, ये भी यूपी से सटा हुआ हिस्सा है, यहाँ के लोग बनारस जाके पढ़ते हैं। सासाराम, चंपारण, जहाँ गांधी जी ने आंदोलन, और नेपाल के तराई हिस्से में भी भोजपुरी, नेपाल की तराई, ठीक है, नेपाल की तराई, ये पूरा यानी बिहार का बहुत बड़ा हिस्सा। और इसका इसलिए भोजपुरी एक महत्वपूर्ण बोली है, ठीक है। कुछ लोग इसको उदय नारायण तिवारी, उदय नारायण तिवारी एक भाषाविद हैं, उदय नारायण तिवारी, ये भोजपुरी को बोली नहीं मानते हैं। विद्वानों में देखिए मतभेद होता है, ये हिंदी की बोली नहीं मान के भोजपुरी को एक स्वतंत्र भाषा मानते हैं। भोजपुरी को एक, तो सवाल आएगा कि उदय नारायण तिवारी के अनुसार भोजपुरी क्या है, एक स्वतंत्र भाषा, उपभाषा, बोली? तो उत्तर होगा इनके अनुसार क्या है, तो इनके अनुसार, उदय नारायण तिवारी के अनुसार स्वतंत्र भाषा है। भोजपुरी क्या है, स्वतंत्र भाषा। और इसके क्षेत्र से आप परिचित हो गए, लेकिन भोजपुरी का इससे भी विशाल क्षेत्र है। विशाल क्षेत्र क्या है, विदेशों में यहाँ से मजदूर बन के, गिरमिटिया मजदूर बन के गए, उन लोगों ने अपना एक देश बना लिया। वो क्या किया उन लोगों ने, ठीक है, ये नोट्स आपको बनाने की जरूरत नहीं है, एक पीडीएफ है इसके साथ, वो आपको नोट्स के रूप में मिल जाएगा। उसमें सारा जितना भी क्वेश्चन आ सकता है उसी को आधार बना के वो नोट्स बनाया गया है, ताकि नोट्स पढ़ने के बाद आप जितने भी क्वेश्चन आता है उसको आप हल कर सकें, कोई छूटे नहीं ऐसा तथ्यात्मक पहलू। तो उसमें सारा तथ्यात्मक पहलू चुन चुन के आपको डाल दिया गया है ना। हेलो, हाँ बताइए उत्सव जी, आपको नोट्स में दे रहा हूँ, जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैंने पीडीएफ अपलोड किया हुआ है, ये पीडीएफ देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये पीडीएफ जो है, इसमें महत्वपूर्ण निष्कर्ष सारा कुछ इसमें दिया हुआ है, दिख नहीं रहा है, लेकिन जब आप डाउनलोड करेंगे तो इसको आप पढ़ पाएंगे। तो इसमें आपका, है ना, ठीक है। तो आप नोट्स की चिंता मत करें, ये पीडीएफ में आज ही की क्लास का नहीं,
पहले की कक्षाओं का भी, यानी आर्य भाषा के बराबर भी पूरा नोट्स दिया हुआ है। प्राचीन आर्य भाषा सबसे पहले मिलेगा, मध्यकालीन, फिर उसके बाद क्या मिलेगा आपको, आधुनिक, और उसके बाद उसका भौगोलिक विस्तार जो आज की कक्षा है। ये 4 क्लासेज का नोट्स एक साथ आपको इस पीडीएफ में है, वो सारा दिया हुआ है, वो आप पढ़िए। तो इस हिसाब से मैंने बनाया है, इसको पढ़ने के बाद आपको कोई दिक्कत ना हो यूजीसी नेट के एग्जाम का उत्तर करने में। तो ये पूरा भोजपुरी चूंकि इंपॉर्टेंट है, उससे 1 सवाल 2 सवाल जरूर आता है, क्योंकि उसका भूगोल यानी भौगोलिक विस्तार बहुत बड़ा है। मैंने इतना सारा आपको देखिए बता दिया, इसके बावजूद अभी उसका क्षेत्र पूरा नहीं हुआ है। इसके अलावा उसका क्षेत्र क्या है, फिजी, यानी ये विदेश में भी फैली हुई है, और मॉरिशस, मॉरिशस है ना, ट्रिनिडाड, और जब एक सिलेबस में ही है अप्रवासी, है ना, अप्रवासी हिंदी साहित्य, तो वहाँ पर भी फिजी के साहित्यकारों का है, मॉरिशस के साहित्यकारों का, जैसे अभिमन्यु अनंत है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट है। वो मुख्यतः कैसी हिंदी लिखते हैं, भोजपुरी मिश्रित हिंदी लिखते हैं, तो वहाँ ये आपको काम आ जाएगा। ठीक है, वहाँ ये आपको, तो भोजपुरी के क्षेत्र आपको मालूम चल गया होगा, मुझे आशा है कि आप भोजपुरी के क्षेत्र से परिचित हो गए होंगे। हाँ उत्सव जी बताइए, मैं सुन रहा हूं। तो ये हम लोग आगे चलते हैं। अब भोजपुरी का आपको ज्ञान हो गया, किस जिले में बोली जाती है, क्या बोली जाती है, एक बार इसको ब्रशअप कर लीजिएगा, क्योंकि वो सवाल आता है कि निम्नलिखित में किस जिले में भोजपुरी बोली जाती है। और बार बार मैंने कहा कि ये बिहार की भाषा और राजस्थान की भाषा इस हिसाब से इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। इसी के बारे में ज़्यादा आता है, बाकी के लिए आपको उतनी चिंता करने की जरूरत नहीं। और अगली इकाई में इन बोलियों का, जो बुंदेलखंडी है, ठीक है, छत्तीसगढ़ी है, उसका अलग एक चैप्टर ही है, जो कल हम लोग कर रहे हैं। तो कल और भी विस्तार से आपको जानकारी हो जाएगी, और भी जो आपका कन्फ्यूजन थोड़ा बहुत है दूर हो जाएगा। अभी सिर्फ हम लोग भौगोलिक विस्तार पे केंद्रित हैं, लेकिन तब हम लोग क्या, बोलियों के बारे में, अलग अलग जो महत्वपूर्ण बोलियां हैं हिंदी की, उसके बारे में जानकारी करेंगे। तो अब हम लोग और पूरब चलते हैं, और पूरब की तरफ चलते हैं। तो क्या मिलता है, बिहार का ही मिथिला का क्षेत्र मिलता है ना। तो यहाँ कौन सी भाली, मैथिली बोली जाती है। यहाँ कौन सी बोली बोली जाती है, मैथिली। तो ये जो मैथिली है वो कहाँ बोली जा रही है, कौन सा क्षेत्र का नाम क्या है, मधुबनी, है ना, दरभंगा। ये 2 जिले हैं, पूर्णिया, और इसके दर्शन मैलांचल में पूर्णिया का वर्णन है, आपको मिलता है। तो ये मैथिली है, और मैथिली से ही मिलती जुलती, उसी की भाषा समझ लीजिए या अलग बोली समझ लीजिए, वो क्या है। हाँ वो नोट्स आज आपको मिल जाएगा, वो ऐप में डाउनलोड करने के लिए एक ऑप्शन होता है, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। तो ये जो है मधुबनी, दरभंगा, पूर्णिया, है ना, मिथिले में मैथिली। और यहाँ पे ये मैथिली कहाँ बोली जाती है, मुख्यतः 3 जिले में, मधुबनी, दरभंगा और पूर्णिया में। और इसी से मिलती जुलती 2 भाषा है, अंगिका। तो ये अंग प्रदेश में बोली जाती है, जहाँ का राजा कौन था, कर्ण था, अंग नरेश। तो ये मुंगेर, अभी उस जिले का क्या नाम है, मुंगेर। और मुंगेर से निकलकर बना है जमुई, देवघर। तो यहाँ पे अंगिका भाषा बोली जाती है। और भागलपुर वगैरह उसी से आसपास का इलाका है, वहाँ बज्जिका भाषा बोली जाती है। बांका, ये बज्जिका भाषा का क्षेत्र है, बज्जिका भाषा का क्षेत्र है। तो इतना डिटेल में नहीं आता है, ये समझने के लिए
बस आपको बता दे रहे हैं। ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है आपके लिए, ये मिथिला वाला, भोजपुरी वाला और उधर हमारा अवधी वाला, ब्रज प्रदेश। तो जो इम्पोर्टेंट है उसको ज़्यादा ख्याल रखिए। अब इसके बाद जो है आपका, जब बिहार से आगे जाएंगे, पूरब जाएंगे, क्या मिलेगा? बंगाल, है ना, बंगाल मिलेगा। तो बंगाल, ठीक है, ये किसका? बांग्ला भाषा का। बांग्ला भाषा भी किससे निकला है? ये सारा मागधी प्रदेश है, मागधी अपभ्रंश का प्रदेश है। सारा क्या है? पूरा टोटल मागधी अपभ्रंश का प्रदेश है, ठीक है। तो बांग्ला कहाँ कहाँ बोली जाती है? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, पूरे बांग्लादेश में, ठीक है, और त्रिपुरा में। त्रिपुरा की भी भाषा क्या है? बांग्ला है। और आदिवासी भी त्रिपुरा में बोली जाती है, आदिवासी वहां बसते हैं। ये जो नोट्स है ना, आपको नहीं बनाना है, आपको ऐप से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। ये अपने आप बनता जाता है। हमारे जो स्टाफ हैं, मैं उनको बोल दूंगा और वो अपलोड कर देंगे, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो ये पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और त्रिपुरा, है ना, ये बांग्ला का प्रदेश है। लेकिन हर जगह की बांग्ला एक नहीं है। बांग्लादेश में इसकी कौन सी बोली बोली जाती है? ढाकाई। ढाका जो इसकी राजधानी है, तो वो थोड़ी सी अलग है, ठीक है, वो थोड़ी सी अलग है बांग्ला। जैसे इस बांग्ला में अगर बोलते हैं, जो कलकत्ता की बांग्ला है, कि तुमी जाबे, और वहाँ बोले कि तुमी जाबा, तो ये थोड़ा सा अंतर आ जाता है। जैसे कि छत्तीसगढ़ी, ठीक है, भाषा, बुंदेलखंडी भाषा, बघेली भाषा, बघेलखंड की आपस में बिल्कुल मिलती जुलती है, सेम बात। वही बात इसके साथ है, आसपास की, ये बांग्ला की, ये बांग्ला भाषा का बात है। बांग्ला के बगल में क्या है? उससे भी पूरब में असम है। तो असम में क्या बोला जाता है? असमिया, ठीक है। तो ये पूरा असम प्रदेश की भाषा क्या हो गई? असमिया हो गई। उससे नीचे में आएंगे, अब पूरब नहीं जाना है, अब पूरब नहीं जाना है, किधर जाना है? थोड़ा दक्षिण में जाना है, ठीक है, नीचे में दक्षिण में जाना है। तो दक्षिण में क्या मिलेगा? उड़िया भाषा मिलेगी, ठीक है। उड़िया भाषा कहाँ बोली जाती है? उड़ीसा में, उड़ीसा। और आंध्र प्रदेश के भी कुछ हिस्से में बोली जाती है। जो उड़ीसा से सटा हुआ, भद्रक वगैरह से जो सटा हुआ है, वो आवाज अब आ रही है? आवाज अच्छा। खुद की आप हैंड रिटन नोट्स बनाना चाहते हो, तो आप लोग नोट कर सकते हो, जो ये जितना कौन किस प्रदेश में है, तो उसको नोट करेंगे तो आपका नोट्स बन जाएगा। कौन सा भौगोलिक विस्तार क्या है, इसको आप नोट करेंगे तो आप अपना नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं लिखता जाता हूँ, इसको आप नोट कर सकते हैं अगर आपको पसंद हो तो। ये बांग्ला हर क्षेत्र का अलग अलग में, ठीक है। इसलिए आपको जो भी मतलब मैं लिखवा रहा हूँ, है ना, कि जैसे बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा में बांग्ला भाषी बोली जाती है, असमिया भाषा उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के पड़ोसी जिले। आंध्र प्रदेश लगा हुआ है, तेलंगाना लगा हुआ है ना, किसके? उड़ीसा के बगल में, तो समीप। ये हर जगह होता है, कॉमन बात है। जैसे मध्य प्रदेश का जो हिस्सा महाराष्ट्र लगा हुआ है, वहाँ मराठी का प्रभाव है, और कई जिलों में मराठी बोली भी जाती है ना। तो ये कौन कौन सी भाषा? बांग्ला, असमिया, उड़िया, और इसके पहले जो भाषाएं थी, वो बिहारी भाषा एक साथ बोलते हैं। कौन, किसने कहा? बताइए। भोजपुरी, मैथिली,
अंगिका, बज्जिका, इन भाषाओं को एक साथ बिहारी, अभी के जो सुनीति कुमार चटर्जी नहीं मानते कि बिहारी कोई भाषा नहीं है, लेकिन गियर्सन ने उसको एक नाम दिया बिहारी भाषा। मैथिली भोजपुरी को एक साथ बिहारी भाषा कहा। लेकिन आज के जो भाषाविद हैं जैसे सुनीति कुमार चटर्जी, भोलानाथ तिवारी और कैलाश चंद्र भाटिया, हरदेव बाहरी, जो आज के भाषाविद हैं, ठीक है, आज के जो भाषाविद हैं वो, इसीलिए मैंने अलग अलग पढ़ा है आज के अनुसार। आपने देखा होगा बिहारी करके नहीं, जब बांग्ला पढ़ा है तो मैंने बांग्ला लिखा, असमिया लिखा, उड़िया लिखा, लेकिन बिहारी नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि आज के जो लिंग्विस्ट हैं, भाषाविद हैं, वो बिहारी को कोई भाषा नहीं मानते। बिहारी भाषा नहीं, भाषा क्या है? मैथिली है, भोजपुरी है, अपने आप में एक अलग भाषा है, उसको एक साथ ग्रुप नहीं करना चाहिए। जो गलती किसने की? गियर्सन ने की। तो हम लोगों ने भी ग्रुप नहीं किया, वो ऐसे ही नहीं था, ठीक है, वो जानबूझ के था। क्योंकि हम लोग भाषा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो सचमुच जो भोजपुरी है और मैथिली को एक साथ नहीं रखा जा सकता बिहारी करके, है ना। उसको एक साथ कैसे करके रखा जा सकता है? कि मागधी करके, कि सारी भाषाएं, चाहे बांग्ला हो, भोजपुरी हो, सब किससे निकला है? मागधी से निकला हुआ है, ठीक है, मागधी से निकला हुआ है। अब बुंदेलखंड, है ना, बुंदेलखंडी भाषा है, ठीक है। तो बुंदेलखंडी भाषा भी क्या है? उस पर किसका प्रभाव है? अवधि का प्रभाव है, अवधि का प्रभाव है। तो अवधि का जिस पर भी प्रभाव होगा वो कहाँ से निकलेगा? अर्ध मागधी से। कहाँ से निकलेगा? अर्ध मागधी से। और उसका क्षेत्र क्या होगा? बुंदेलखंड। यानी हमको जानकारी होना चाहिए कि बुंदेलखंड, हम लोगों ने कविता भी पढ़ी है कि बुंदेलों हर बोलों से हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो वहाँ जिक्र है ना बुंदेलों, तो एक बुंदेल जाति थी, बहुत लड़ाकू, बहुत वीर जाति। तो उन्हीं लोगों के जो जगह बसाया, जहाँ वो बस गए, उस प्रदेश को क्या बोलते हैं? बुंदेलखंड। जैसे जहाँ झारखंड ऐसा नाम होता है ना, उत्तराखंड, क्यों? तो खंड का मतलब क्या होता है? हिस्सा, जगह जहाँ लोग बैठे। तो ये बुंदेलखंड में वो लोग बसे हुए हैं। तो बुंदेलखंड में क्या क्या आ जाता है? तो हम क्यों ये कविता पढ़े? ताकि आपको थोड़ा संकेत मिल जाए। तो आपको संकेत मिल जाए और बहुत अच्छा, आप मुझे कभी दिखाइएगा, है ना, अगर आप RWA आते हो कभी, है ना, तो आप मुझे अपना नोट्स दिखाइए, मुझे खुशी होगी। तो ये जब हम लोग टेस्ट सीरीज वगैरह भी चलाएंगे ना, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे शनिवार के दिन, तो ये सब हम लोग का थोड़ा सा इंटरेक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो ये बुंदेलखंड हमने किसका जिक्र कर दिया? झांसी की रानी का। बुंदेलों यानी झांसी की रानी की कहानी कौन सुनाते हैं? ये नोट्स में नहीं लिखना है ना, नोट्स के लिए ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जिसको मैं घेर देता हूँ इसको नोट्स, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये समझाने के लिए, लेकिन ये आप अपने नोट्स में लिखिए, ठीक है। ओह बहुत अच्छा। चलिए एक कम से कम बुंदेलखंड का तो बता दें, बुंदेलखंड का जिक्र आया है और अनामिका ने जिक्र किया, बहुत बढ़िया संकेत दिया है। तो झांसी की रानी, झांसी की रहने वाली थी, यानी बुंदेलखंड में तो पहला हमको मालूम चल गया झांसी, है ना। उत्तर प्रदेश का पूरा झांसी जिला किस में आता है? बुंदेलखंड में। और झांसी के रानी के साथ ही अब थोड़ा हम लोग थक भी गए हैं, ठीक है। और श्रद्धा जी के प्रति मेरी श्रद्धा है, उनके बात के प्रति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान होता है उसको ज्ञान का लाभ होता है। तो मैं भी इनकी बात को मानते हुए, और थैंक यू याद दिलाने के लिए, मैं भूल ही जाता हूँ, मैं पढ़ाने में खो जाता हूँ दरअसल, कि लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ आपको मैं बता दूं कि कोई छूटे नहीं, कितना भी कठिन सवाल आपको आए, ठीक है। मैं चाहूँ तो सरल पढ़ा के वो अच्छा भी लगता है कि अरे सर का क्लास तो बहुत अच्छा था, सब कुछ समझ में आ गया। लेकिन उसमें दिक्कत क्या हो जाती है कि कठिन सवाल आ गया फिर,
तो भले ही थोड़ी कठिनाई हो लेकिन कोई सवाल छूटे नहीं, मेरा प्रयास होता है। तो इसलिए मैं आपको विस्तार में पूरा बताता हूँ ताकि कोई सवाल या विषय वस्तु को आप समझ लें विस्तार देने से। लेकिन रटने के लिए तो मैं ये जो बताता हूँ इतना ही पर रटना काफ़ी है। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग बुंदेलखंड झांसी पहुंच चुके हैं, अब झांसी से आगे कल चलेंगे, है ना। और उसमें वो कल का पाठ्यक्रम भी है, आप सिलेबस निकाल के देखिए तो आप देखेंगे कल का पाठ्यक्रम ही वही है, हिंदी की बोलियां और उसका हिंदी से क्या संबंध है। तो भौगोलिक विस्तार में पढ़ लीजिए या बोलियों के रूप में पढ़ लीजिए। तो जो बोली रह गई है बुंदेलखंडी बघेलखंडी मैं कल पढ़ाऊंगा। और आज के लिए इतना ही, और धैर्यपूर्वक मेरे साथ जुड़ने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई भी आपको समस्या हो बेहिचक बोलें, और कोई आलोचना भी है तो करें। कबीर साहब बोलते हैं कि निंदक नियरे रहिए आंगन कुटी छवाए। तो ये कोई गलत नहीं है, आपको जो आप ही के लिए हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि पढ़ाई छात्र केंद्रित होनी चाहिए। तो और ज़्यादा आपको न थकाते हुए आप श्रांत हो चुके हैं, क्लांत हो चुके हैं, तो आपको मैं गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब बखैर। वेलकम।